एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सब बढ़िया हैं, सब चंगे हैं, सब स्वस्थ हैं। ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपका मोड का चैप्टर कंप्लीट कराया था, राइट? है ना? चलिए भैया भैया सर आपने मोड करा दिया, मीन मोड मीडियन तीनों हो गए हमारे, है ना? एक मिनट, ये क्या हो गया? चलिए, मेरे को लगा लैग चल रहा है ऐसे, तो इसीलिए ओके, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया मीन मॉड एंड मीडियन, राइट? सो मीन मॉड मीडियन हमने करा, है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हम बात कर रहे हैं भैया, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्पर्शन। नॉट डिस्पर्शन, वी विल बी स्टार्टिंग विद द कोरिलेशन। व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद कोरिलेशन हियर? बिकॉज आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स थे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड द लास्ट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये थे आपके सिलेबस के अंदर पहले। ठीक है, डिस्पर्शन इस बार हो चुका है कट, तो हमें वो नहीं करना है, हमें करना है कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर कोरिलेशन। ठीक है, तो एक मिनट बस रुकिएगा। कोरिलेशन हम चैप्टर एक बार खोल लेते हैं, बिकॉज मेरे को आंसर्स भी तो पता होने चाहिए ना आपके, जो सॉल्व आपको करने हैं उन क्वेश्चंस के, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि हाँ जी सर भैया जी इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए बस खुल चुकी है बुक हमारे पास यहाँ पे। ऑल राइट, सो सबसे पहली बात आती है भैया, कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन खुद से ही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है भैया जी, रिलेशन है। क्या है यहाँ पर? कुछ ना कुछ रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? दो वेरिएबल्स के बीच में। क्या कहा मैंने? कोरिलेशन का मतलब होता है, को मतलब टू, रिलेशन मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है दो रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हमने क्या कहा? कोरिलेशन कहा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर ये कहता है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मेजर करती है क्वांटिटेटिव रिलेशंस को बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि प्राइस और डिमांड। प्राइस अगर हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी हमारी? वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स। ये क्या करता है? ये डिग्री और डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बताता है, उसको मेजर करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई वी हैव टेकन कोरिलेशन हियर? हमने मीन मोड मीडियन को क्यों नहीं कंसिडर किया एज बेस्ट इंडिकेटर? वाई वी आर डूइंग मेजर्स ऑफ कोरिलेशन? अब ये क्यों किया जाता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहली चीज़ की ये हेल्प करता है क्या? डिटरमाइन करने में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है, बेशक वो प्राइस डिमांड है कुछ और है, उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उनको पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब हमें अगर वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं, मेरे को एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ? दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ इजीली, और उसकी वैल्यू पता है तो मैं इसकी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिलेशन है ना, तभी तो हम वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे ना। अगर मेरे पास कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो मैं उससे अनदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये स्पेसिफाई करता है क्या? ये बताता है हमें कोज और इफेक्ट को, कि क्या कोज हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल है। इसीलिए इसको कहते हैं, और यू कैन से कि वाई सर्टेन वेरिएबल्स बिहेव द वे दे बिहेव। मतलब क्या यहाँ पर कि ये कहना चाहता है कि अगर डिमांड हमारी बढ़ रही है तो उस पर सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, है ना? ऐसे ही मनी सप्लाई और प्राइस लेवल की बात करता है। ये हेल्प करता है डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए इन दी बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि जो ट्रेंड पार्ट होता है एक वेरिएबल का और मैसेज होती है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि वो चेंज होएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली ये लिखना है, इट हेल्प्स इन टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट हेल्प्स गवर्नमेंट ऑल्सो इन फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट प्राइस पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज। अगर
पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट करता है? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएगा जिससे टैक्स रेट को वो कम कर देगा, क्योंकि अगर टैक्स रेट ऑब्वियसली बात अगर कम हो जाएगा तो उससे हाई टैक्स कलेक्ट होएगा। क्योंकि देखो, जब भी टैक्स हाई होता है लोग प्रेफर करते हैं कि हमें टैक्स से बचना है, तो वहाँ पर टैक्स कम कलेक्ट हो पाता है। और अगर टैक्स रेट ही कम होएगा तो लोग कहेंगे कि चलो कोई ना, दे देते हैं, थोड़ा सा ही तो है, तो वो दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, हाई टैक्स कलेक्शन होता है। लेकिन रेट कम हो गया लेकिन कलेक्शन तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ से ये कोरिलेशन हमें बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती है पेपर में। तो सबसे पहले बोलता है कि आर हैज़ नो रिलेशन और नो यूनिट। ये स्मॉल आर क्या है भैया? ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको आर इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। द स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इज इट क्लियर? नाउ अब ये कहता है आर हैज़ नो यूनिट्स, आर की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे हमने कहा मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तो हम उसमें जैसे अगर हम मार्क्स के निकाल रहे हैं तो हम लिख देते थे कि मान लो मीन आया हमारा 30, तो हम 30 मार्क्स लिख देते थे। ये 30 रुपीज़ है, 30 लाख है, कुछ भी हमारी जो यूनिट होती थी हम वो लिख देते थे। लेकिन आर के पास कोई भी यूनिट नहीं है। अब ये जो वैल्यू ऑफ आर है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर वो नेगेटिव है तो यानी यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब क्या है इसका, डायरेक्ट और इनवर्स का? और ये मैंने अभी आपको बताया था, ये डिग्री और डायरेक्शन बताता है। डिग्री का तो मतलब हो गया कि आपका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डायरेक्शन होता है कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर अभी हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, कि मैंने बोला प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड आपकी फुल होएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर डिग्री तो नेगेटिव है लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये चीज़ होगी। और ऐसी प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। तो यानी ये क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जो आर है हमारा, अगर वो 0 आ जाए भैया, तो सर आपने बोला कि अगर आर हमारा है लेट अस सपोज -1.2, तो दिस इज योर नेगेटिव। लेकिन आर इज इक्वल टू +1.2 है तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आर 0 हो जाए तो क्या होएगा? तो इसका मतलब है कि जो 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो उनका कोई रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनकोरिलेटेड है। अब एक बात को याद रखना, मैंने यहाँ पर 1.2 तो लिख दिया, लेकिन कभी भी वैल्यू जो होती है आर की वो मोर देन 1 होती ही नहीं है। मतलब वो -1 होएगी या तो 1 होएगी या इन दोनों के बीच में होएगी। -1 और 1 के बीच में रहती है वो, ठीक है ना। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और पॉजिटिव 1 है तो उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास 3 तरह के कोरिलेशन के टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा आता है लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन, तीसरा आता है सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है, जहाँ पे 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने कहा एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, कम होएगा। तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। अगर एज ऑफ हस्बैंड अब बढ़ रही है तो वाइफ की भी तो बढ़ ही रही है ना। इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। अगर हाइट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वेट भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। अब आता है नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे ना एग्जांपल दे रखा है, इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल और डिक्रीज। ये समझाने की कोई चीज़ नहीं, बस मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। नेगेटिव कोरिलेशन के मतलब ही जानना आपने, और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो इसका। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ऐसे होता है, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड का मैंने एग्जांपल दिया। डे टेम्परेचर एंड स्केल ऑफ वुलन गारमेंट्स। अब भैया जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कि गर्मियाँ आएंगी। गर्मियाँ आएंगी तो हम क्या वुलन के कपड़े डालेंगे? नहीं ना। हम कैसे डालेंगे, ये वाले कपड़े, क्लॉथ वाले कपड़े डालेंगे, नॉर्मल क्लॉथ डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जब सर्दी आएंगी तो ये वाले कपड़े नहीं डालेंगे। तो कौन से डालेंगे भैया? अब ये मत समझ लेना कि ये मैंने गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई सर्दी में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। बात को समझो। तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए तो मैं लगता है कि जून में वो वाला चैप्टर रहता तो मैं अभी ये जून में रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कभी भी उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, ये आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आज है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को रिकॉर्ड करूँ। लेकिन आई नो ये आपको जो लेक्चर है, ये वीडियो जो है वो आपको बाद में मिल रही है एज अ लाइव, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ इसके आगे जाके।
कोई भी आपको स्टार्ट की जो वीडियो मिल रही है, कुछ तो मैं लाइव स्ट्रीम एक्चुअल में करूँगा, लेकिन कुछ की मैं ऐसे वीडियो की फॉर्म में आपको लाइव पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टेम्परेचर हमारा कम होएगा, सर्दियाँ आएंगी, तो हम क्या करेंगे, जैकेट्स डालेंगे, वुलन क्लॉथ्स डालेंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है। फिर आता है लीनियर, जिसमें कोई भी यूँ नहीं है, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में है, या तो बढ़ ही रहा है या मतलब एक बढ़ भी नहीं रहा ना वो कम हो रहा है। मतलब एक वेरिएबल लेट सपोज इतना बड़ा तो दूसरा भी इतना बड़ा, दूसरा इतना, पहला इतना कम हुआ तो वो भी इतना ही कम हो गया। जैसे यहाँ पे देखो x 10 था, 10 से 20 हुआ, मतलब यहाँ पे 10 का चेंज आया, 5 से 10 हुआ, यहाँ पे 5 का चेंज आया, ठीक है। अब ये चीज़, एक चीज़ आपने देखी चेंज का। फिर 20 to 30 देखा आपने, 10 का चेंज आया, सेम आ गया। 10 to 15 में देखा 5 का चेंज आया, ऐसे ही यहाँ गए, यहाँ पे भी 10 का था, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी 5 का चेंज था। मतलब एक लीनियर अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आ गई ऊपर की तरफ, तो लीनियर कोरिलेशन हो गया। नॉन कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं। मतलब एक वेरिएबल तो कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं है। मतलब जैसे यहाँ से 10 to 20 हुआ, यहाँ पे 10 का चेंज था, 20 to 30 हुआ, यहाँ पे भी 10 का चेंज था, 30 to 40 हुआ, यहाँ पे भी 10 का चेंज था। तो मतलब यहाँ पे तो कांस्टेंट चेंज आया, लेकिन 5 से 7 में कितने का था, 2 का। 7 से 12 में कितने का था, 7 से 12 कितने का था, 5 का था ना। और 12 से 20 का कितने का था, 8 का था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई, यहाँ पर ये चीज़ें हुई। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट नहीं आया, नॉन कोरिलेशन, नॉन कोलिनियर निकल के आ गया, नॉन लीनियर कोरिलेशन निकल के आ गया। फिर आया सिंपल। अब देखो ये जो लीनियर कोलिनियर, ये सेकेंड टाइप है आपका, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक हो गया, सेकेंड टाइप आपका हो गया। अब थर्ड पे आ गया हम सिंपल, जिसमें नॉर्मली कह रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होता है, वही होता है जैसे आपने करा, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिर आया मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन इज बेसिकली योर नॉर्मल कोरिलेशन डेफिनेशन, ओके। मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं जब यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें वीट आउटपुट विद फर्टिलाइजर और रेनफॉल के बीच में रिलेशन। वीट आउटपुट तो एक चीज़ हो गया, एक वेरिएबल हो गया, फर्टिलाइजर एक दूसरा वेरिएबल हो गया, और तीसरा वेरिएबल रेनफॉल हो गया। ऐसे ही एफर्ट्स ऑफ रेनफॉल, मैन्योर एंड वाटर ऑन पर हेक्टेयर ऑफ वीट आर साइमल्टेनियसली स्टडीड। तो ये मल्टीपल कोरिलेशन हो गया। पार्शियल कोरिलेशन क्या कहते हैं, जब यहाँ पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज द रिलेशन बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स इज स्टडीड, ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। मल्टीपल में तो हमने तीनों को ले लिया, लेकिन पार्शियल में सिर्फ हम 2 को कंसिडर करके चलेंगे। होते 3 है लेकिन 2 को कंसिडर करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है वो डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सीड्स, मैन्योर एक्सेट्रा। अगर हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड क्वांटिटी ऑफ सीड के बीच में, तो हमें इस रेनफॉल और इस मैन्योर को कांस्टेंट रख के चलना पड़ेगा। तो उस कोरिलेशन को हम पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। अब क्या होता है पार्शियल का मतलब, क्या हो गया, जैसे बायसनेस कहते हैं ना, भैया तू तो पार्शियल है भाई, कभी तू उसके साथ जा रहा है, कभी तू उसके साथ जा रहा है। बायस का भी तो मतलब ये होता है कि कभी तू उसकी साइड ले रहा है, कभी तू उसकी साइड ले रहा है ना। तो यही चीज़ होती है ना उसमें भी। तो बात समझ में आई तुम्हें, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। फिर आई बात डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। सर आपने डिग्री तो करा दी, परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया, लेकिन एक्चुअल में तो जानो ना कि वो क्या डिग्री है। डिग्री भी बहुत तरीके की होती है, वो मैंने तुम्हें नॉर्मली बता दिया डिग्री क्या होती है। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, जब यहाँ पर रिलेशन पढ़ते हैं हम 2 वेरिएबल्स के बीच में, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है तो उसको हमने कहा परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन आता है, ठीक है। फिर आता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन होता है जब यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं होता दोनों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन में अगर हम देखें यहाँ पे टेबल के अंदर, तो मैंने कहा यहाँ पर देखो इतनी डिग्री होती है, परफेक्टली, हाई, मॉडरेट, लो, जीरो। जीरो में तो कुछ नहीं कहना मैंने सिर्फ ऊपर के 4 बात करें, परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो। मैंने कहा अगर यहाँ पर मेरा पॉजिटिव 1 है पूरा एग्जैक्ट, तो वो परफेक्टली पॉजिटिव है और ऐसे नेगेटिवली है, ठीक है। मैंने कहा अगर 0.75 से 1 के बीच में आपका कोरिलेशन आता है तो वो है हाईली परफेक्ट कोरिलेशन। पॉजिटिव है ना, तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नहीं, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे 0.25 से 0.75 है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 से 0.25 है तो वो क्या आएगा, लो
पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसी नेगेटिव आ जाएगा तो आपको बस पॉजिटिव की जगह क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, अगर हम आता है अब यहाँ पे एस्टिमेशन के मेथड्स कि हम कोरिलेशन को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब अगर हमें मेथड्स पढ़ने हैं कोरिलेशन के तो सबसे पहला आता है आपका स्कैटर डायग्राम मेथड। मेनली पेपर में आपका पूछा जाएगा कार्ल पियर्सन से और स्पियर्समैन रैंक से। कार्ल पियर्सन से मेनली एक पक्का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में लिखवा के ले लो मेरे से, यहाँ पे 5 नंबर में पक्का क्वेश्चन पूछेगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से लिख लो, पेपर में आएगा ही आएगा, और 5 नंबर में ही आएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं आएगा, लिख लो ये। स्पियर्समैन से 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, 5 नंबर में नहीं आएगा। स्कैटर्ड से 2 नंबर, बस ऐसे आएगा तुम्हारा ये पेपर में क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर। बाकी थियोरेटिकल में आपका ऊपर वाला जो मैंने करा दिया सिलेबस वो आएगा। अब हम कर रहे हैं भैया न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट। थियोरेटिकल कंप्लीट हो गया हमारा। थियोरी नहीं समझ आई तो ऊपर जाके फटाफट समझो पहले, मतलब बैक करो वीडियो को, ठीक है। लाइव स्ट्रीम चल रहे तो लाइव स्ट्रीम में पीछे जाओ और देख के पहले फिर यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना। स्कैटर डायग्राम क्या कहता है, ये जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हम बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा वैसे ही कहते हैं कि स्कैटर डायग्राम एक सिंपल और अट्रैक्टिव मेथड होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि हम नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स को डिटरमाइन कर सके, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले ना आपको कुछ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ मैं स्कैटर डायग्राम की। यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। इवन अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा भी ये सब्जेक्ट था, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट करके था, ठीक है। उसमें सिर्फ हमें ये कोरिलेशन वगैरह नहीं था, कोरिलेशन के साथ हमारा इंडेक्स नंबर भी था, डिस्पोजिशन भी था, और आपका और भी 3-4 तरह के चैप्टर्स होते हैं। अब मैंने मेन तो स्टैटिस्टिक्स नहीं लिया, मैंने तो इकोनॉमिक्स ही कंसिडर करा, तो उसमें और भी चैप्टर्स आ जाते हैं फर्दर, बहुत कुछ आता है स्टैट्स में। तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम ग्रेजुएशन में मेरा ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में। अगर अब आप खुद सोचिए, अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पे पूछ सकते हैं तो वो तो सीबीएसई में तो कुछ भी नहीं है। सीबीएसई में तो पूछेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो वैसे भी सीबीएसई में ये आता है, ठीक है, स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स देते हैं ये चीज़। तो मैंने कहा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। अब देखो ये सब वही आ गए, डिग्रीज है सारी, बस उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा। सिंपल समझना, मेरी बात को सुनो बस। स्ट्रेट लाइन थी, पॉजिटिव देखो पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, ये बात याद रखना। दूसरी बात, जब हमने कहा परफेक्ट है तो उस लाइन के ऊपर आपको डॉट्स बनाना है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेकेंड इमेज में देखो सेम यही है, डाउनवर्ड है लेकिन किसके ऊपर है, उसके ऊपर है, लाइन के ऊपर डॉट्स है, तो ये परफेक्ट नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में ही, अब पॉजिटिव कोरिलेशन में हाई डिग्री आता है, लो डिग्री आता है। हाई डिग्री में क्या होता है, अपवर्ड तो रहेगा, पॉजिटिव है क्योंकि, लेकिन हाई डिग्री में उस लाइन के पास में रहेंगे वो पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन लो डिग्री में अपवर्ड तो रहेगी लेकिन थोड़ी दूर रहेंगे पॉइंट्स, तो ये लो डिग्री दिखाता है। फिर आया नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में क्या होगा, डाउनवर्ड रहेगा, हाई में पास रहेंगे, लो में दूर रहेंगे। नो कोरिलेशन में कोई लाइन नहीं रहेगी, बस ऐसे डॉट 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 लगाना या ऐसे यू बना देना, दिस इज नो कोरिलेशन। अब यहाँ पर कैसे बनाना है हमें स्कैटर डायग्राम, देखो ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई दे रखा है आपको, ठीक है, एक्स और वाई दे रखा है। एक्स की वैल्यूज दे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 70, 140, 210, 280, 350 ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे हमने इसको नॉर्मली प्लॉट कर देना। जैसे हम इसको प्लॉट करेंगे, हमें एक लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये स्कैटर डायग्राम हो गया। फिर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, अब आपको सेकंड क्वेश्चन खुद करना ही है। अब इसका सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको नॉर्मली करना है, बताने की परफेक्ट कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है। बाकी मैं चलो तुम्हें आंसर बताता हूँ कि परफेक्ट कोरिलेशन आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जी हाँ, परफेक्ट तो नहीं निकलेगा, नॉर्मल पॉजिटिव कोरिलेशन निकलेगा। अब आपको वो देखना है कि वो आपका लो निकलता है या हाई डिग्री निकलता है, वो अब आपको देखना है। लेकिन ऊपर वाले में हमारा हाई डिग्री ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन था, ठीक है। अब आया यहाँ पे मैरिट्स और डीमेरिट्स।
मैरिट्स क्या है कि स्कैटर डायग्राम क्या है, एक वेरी सिंपल मेथड है। किस चीज़ के लिए? बहुत ही सिंपल मेथड है। किस चीज़ के लिए सिंपल मेथड है? ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक ही डायग्राम की जस्ट अ ग्लांस मतलब कि हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये डायग्राम कितना इनफ है कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई रिलेशन है या नहीं है, और कौन सा रिलेशन है ये भी पता चल जाता है। स्कैटर डायग्राम हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर वही बात होती है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो अगली बात होती है मेरी वाली। डीमेरिट क्या है कि एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं बताता, मतलब कि प्रिसाइज नहीं बताता, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स के। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, ये क्वालिटेटिव मेजर है, एक्सप्रेशन है ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज। अब आते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद करना है आपको। ठीक है, सबसे पहली बात की सबसे मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड मेथड है कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने का, तभी मैंने आपको बोला कि 5 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा पेपर। ठीक है, दूसरे में इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। आर इज अ प्योर नंबर, दैट इज इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। 2 पॉइंट याद हो गए। तीसरा पॉइंट, कार्ल पियर्सन जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन 1890। और इनका ये जो है जन्म तिथि और मृत्यु ईयर, ठीक है, मतलब बर्थ और डेथ ईयर, वो आपको याद करना है, नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको मार्क्स बिल्कुल ही नहीं करवाना तो याद कर लेना 1867 से 1936। ठीक है, देन इस मेथड को हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं? कार्ल पियर्सन देखो क्वेश्चन में यही बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डेटा या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन, या फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा या फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, अब कहते हैं कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं? कार्ल पियर्सन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन बाय देयर नंबर ऑफ पेयर्स एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपका ये है, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक एक्स वेरिएबल एक वाई वेरिएबल, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे उनका सबका टोटल करो तो आपका समीशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। एन आपके नंबर ऑफ टर्म्स है, ये जो है आपका ऐसे ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेटा डिस्पर्शन में था, वो तो आपने करा नहीं है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है। एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स हो गया आपका स्मॉल एक्स है ये। ठीक है, स्मॉल एक्स होता है डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द मीन, मतलब हमें जो भी डेटा दे रखा होगा एक्स सीरीज़ का उसमें से हमें उसका सबसे पहले मीन निकालना है और फिर हमें मीन को माइनस करना है। देखो यहाँ पे ना सब कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो मैं सीधा ना न्यूमेरिकल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो तुम सीधा हो इस न्यूमेरिकल पे। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे चलो, कोई नहीं, हम यहाँ पे ना इसने ना डायरेक्ट दे रखा है अभी हमें, अभी ना आपको थोड़ा थोड़ा आगे करके ना थोड़ा थोड़ा लेवल करके अप करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ आइटम्स यदि आपको 30 और 30, मतलब कि एक्स सीरीज का n 30 है, वाई सीरीज का n भी क्या है 30 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है आपका 3, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज 2। अब मैंने कहा अब यहाँ पे कह रहे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन इज 150, मतलब दिस इज योर समीशन ऑफ एक्स वाई। समीशन मतलब समीशन का साइन डाला, ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब दो डेविएशंस है एक्स और वाई, उन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट है, तो मतलब एक्स वाई हो गया फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन, तो मतलब समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे को पता चल गया। अब जब मेरे को ये पता चल गया तो मैं इसका आंसर इजीली निकाल सकता हूँ। मैंने कहा आर का फॉर्मूला होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर से डिनोट करना है, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको मैंने सॉल्व करा, समीशन ऑफ एक्स वाई था मेरा 150 डिवाइडेड बाय में एन मेरे दोनों में कितने थे 30 थे, दोनों में मेरी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 30, और ये हमेशा 30 रहेगी, नंबर सेम रहेंगे दोनों में। ठीक है, 30 इंटू में हमारा आएगा कितना 3, इंटू में क्या आएगा 2। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 से कट करा, पहले मैंने इसको कट करा 3 से आया 50। ठीक है, फिर मैंने क्या करा 0 से 0 काट दिया 30 के। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कट नहीं रहा तो मैंने इसको करा 5 डिवाइडेड बाय में कितना आया 3 2 जा 6, 5/6 आया। 5/6 को डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा 0.
0.833। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वे में आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, फिर कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 काट दो, फिर 3 से काट दो, 3 5 जा 3 6 जा 18, 5/6 आ गया फिर से, तो 0.833 आपका क्या क्या इसका आंसर आ गया। अब आपको सेम आगे क्या दीजिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब आपको कोरिलेशन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या करा, कोवेरियंस बिटवीन, कोवेरियंस लिख लो या कोरिलेशन। कोवेरियंस क्या होता है, सुनो, कोवेरियंस और कोरिलेशन अलग होता है। कोवेरियंस होता है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन। क्या कहा, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन क्या होता है, कोवेरियंस। कोरिलेशन अलग है, कोवेरियंस अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज निकाल लो जब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको 0.25 है, मतलब आर जो है वो 0.25 है, कोवेरियंस जो वो 10 है, मतलब समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन जो है वो मेरा क्या 10 है, और वेरियंस ऑफ एक्स जो है वो मेरा क्या है, ये 64 है। वेरियंस का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स, सॉरी, वेरियंस होता है आपका भैया जी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। अब ये चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आएंगे। क्योंकि पहले हम डिस्पर्शन करते हैं फिर कोरिलेशन करते हैं, लेकिन डिस्पर्शन आपको कराया ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, चिंता मत करो भैया, ये जो वीडियो है जब, क्योंकि ये अभी तो तुम देख रहे हो 23 से 24 वाले बैच वाले, लेकिन जो 24 to 25 आगे आने वाले बैचेस में देखेंगे भाई, तुम्हें मैं करा दूंगा डिस्पर्शन, तुम चिंता मत लेना, क्योंकि ये पुरानी तुम्हें रिकॉर्डेड मिल रहा है, तुम्हें तो है ना, इनको तो लाइव मिल रहा है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर रहे थे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास कोवेरियंस दे रखा है एक्स और वाई का बीच में, तो मैं समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ। ऐसी वेरिएंस ऑफ एक्स 64 था, मैंने उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला अंडर रूट लगा के, तो वो मेरा आ गया 8। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पे ना तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सुनो मेरी बात, उस चीज़ को भूल जाओ, जो क्वेश्चन का लिख रखा है सोल्यूशन वो भूल जाओ, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला आर जो है वो 0.25 है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो हमारा 10 है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन इज इक्वल टू 10 है। और उसने बोला कि जो वेरियंस है ऑफ एक्स वो कितना है मेरा, वेरियंस ऑफ एक्स है मेरा, कितना बोला इसने, 64 है। ठीक है, अब सॉल्व करना है, कैसे करा, सबसे पहले मैंने पुट करा यहाँ पे, ये था मेरा, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एन मेरा कितना था, एन को चलो मैं भी निकालता ही नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वेरियंस दे रखा है। ठीक है, मैं इसको ना एक बार हटा देता हूँ, वेरियंस दे रखा था मेरे पास एक्स का, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मैंने, अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूँ, मतलब अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ऑफ एक्स, तो मैं इसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, तो मतलब रूट 64 होएगा, यानी कि 8 आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब भैया आर का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मेरे को क्वेश्चन में भैया आर की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया 8, और समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन मेरे पास ये चीज़ है 10, और यहाँ पर मेरे को ये निकालना है, तो मैं इजीली वैल्यूज पुट कर सकता हूँ अब तो मैंने कहा आर है मेरा 0.25, तो मैंने 25 बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया इसको। समीशन ऑफ एक्स वाई बाय में एन जो है वो मेरा 10 है, तो 10 ऊपर आया, नीचे क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 8 इंटू में ना करके ना मैं 8 ये लिख देता हूँ, 8 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मैं इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास 25 इंटू में 8 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1000 आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 8, यही आएगा ना। 25 से मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो 25 4 जा 100 होते, 40 पे गया, ये 1 यहाँ पे बच गया, 8 आ गया। मैंने इसको कट करा, 8 5 जा 40 होता है, तो 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया मेरा 5, आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉल थी, वही ले रहे थे।
आपकी लाइव स्ट्रीम खराब ना हो, इसलिए हमने म्यूट कर दिया। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 5 आ गया है। क्लियर है ये सब कुछ, जैसे मैंने किया समझ आ गया। अब देखो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसकी, तुम कंफ्यूज हो गए तो तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। तभी मैं आपके अपने नोट से कराता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि भैया सर क्या करा रहे हैं, सर जी क्या करा रहे हैं, कैसे करना है, हमें प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हें खुद करना है, ये प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क ऐसे लिखा नहीं हुआ, बस ऐसे क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, तो ये आपको खुद करना है कैलकुलेट। और इसका आंसर मैं बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से सही हो, क्योंकि आपके पिछले वाले में क्वेश्चन गड़बड़ते हैं ना। तो इसमें आपका क्वेश्चन सही है, आंसर आएगा आपका 0.816, 0.816 आपका इसका क्या है आंसर है। अब बात करते हैं एक्चुअल मीन मैथड की। क्या कहा? एक्चुअल मीन मैथड। एक अनदर मैथड आता है एक्चुअल मीन मैथड। इसमें क्या होता है कि हम मीन में से डेविएशंस लेते हैं। अभी तक आपको वैल्यूज मिल रही थी, आप पुट कर रहे थे, लेकिन अब आपको निकालना है, अब आपको निकालने हैं वो चीजें, ठीक है। फॉर्मूला इज सेम। एक्चुअल मीन मेथड में आपको करना क्या है, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में आपका क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे, लेकिन फॉर्मूला आपका वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको यहाँ से ये स्किप करा दिया था, आपका फॉर्मूला ये था, आपने ये पढ़ा, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हम इसी चीज़ को ना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, देखो समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में क्या था, एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये था हमारा। मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो होता है वो मेरा अंडर रूट में एक्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट करा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटा दूँ, अगर मैं देखूँ अंडर रूट में हटा दूँ, यहाँ पे अंडर रूट एन है, एक अंडर रूट एन है, दो अंडर रूट एन है, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक एन बन जाएगा, और एक एन और एक एन यहाँ पर है मेरा, ये तो डिवाइड में था ना, ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो इस एन से नीचे वाले एन से जो इनका मैं कंबाइन लिखूँ, इसको ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हें, ये आएगा आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन इंटू में। अब देखो ये तो था आपका अंडर रूट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये तो रहा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में हो जाएगा आपका समीशन ऑफ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, अंडर रूट क्यों लिख रहा हूँ मैं, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो पूरा अंडर रूट बन गया, डिवाइडेड बाय में मेरा आ गया एन, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट एन और अंडर रूट एन था ना, तो इसको मैंने प्रॉपर एन लिख दिया, इस एन से इस एन, ये जो है एन हमारा कट गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या गया, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट करके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट, ये अलग अलग लिख लो डॉट लगा के, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, या एक में ही लिख लो, बात एक ही है। अब सॉल्व कैसे करना है, अब आप देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे आपको एक्स वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज दे रखे हैं 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इसका मैंने टोटल कर दिया, समीशन एक्स आ गया। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात को समझो। सबसे पहले आपने ये लिख दी वैल्यूज, इसका आपने समीशन करा, और इसका मीन, सबसे पहले इसका मीन निकालो, इस वाली सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालो, वो आया आपका 21। अब क्या करना है, हर एक वैल्यू में से 21 को माइनस करते जाओ, बेशक वो यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव वैल्यू है, आपको लिखना है। आपने जब ये करा तो ये आपके पास स्मॉल एक्स आ गया। अब इसी जो एक्स आया इसका आपको स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर निकालना है। 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, 3 का 9, 0 का 0 होता है, ऐसे आपको ये कर देना। फिर इन सबका टोटल करके लिख देना समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरी एक वैल्यू आ गई, दैट इज 252। ऐसी ही वाई सीरीज था, वाई सीरीज का मैंने मीन निकाला, वो आया 12। मैंने सब्ट्रैक्ट करा, स्क्वायर करा, और उसको टोटल कर दिया, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया। तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास 112। अब मैंने क्या करा, मैंने एक्स सीरीज जो थी मेरे पास, एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई करना है। स्मॉल एक्स वाई क्या है, जो हमने यहाँ मीन से निकाला, माइनस का 9, माइनस का 6, तो 6 9 से कर लो, 9 6 से कर लो, वो क्या होता है 54 होता है। माइनस माइनस था तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, माइनस का 9, माइनस का 6 था, 9 6 जा 54, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो वो प्लस हो जाता है। लेकिन देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉजिटिव, माइनस प्लस की करोगे तो माइनस, और प्लस और माइनस की करोगे तो भी माइनस, प्लस प्लस की करोगे मल्टीप्लिकेशन तो वो प्लस। ठीक है, अपोजिट आ जाए कोई भी सिंबल तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और सेम आ जाए दोनों में सिंबल तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
ऐसे मल्टीप्लीकेशन करनी है। मैंने स्मॉल एक्स की याद रखनी है, ये स्मॉल एक्स वाई है, कैपिटल एक्स वाई नहीं है। उसका टोटल करा हुआ है 168, तो मैंने यहाँ लिखा समीशन ऑफ एक्स वाई आ गया मेरा 168। तभी मैंने यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी स्मॉल एक्स में लिखा है। रिलेशन निकाल रहे हैं हम, तो ये आया समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये है मेरा 168 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में 252 इंटू 112। ठीक है, 168 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो वो आएगा मेरा अप्रॉक्सीमेटली 28,224। इसका मैंने रूट करा, ये आया 168, कट करा मेरा आ गया 1। तो यहाँ पर क्या परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन आपकी उसके लिए है, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यूज मैंने निकाल के दे दिए, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पुट करनी है फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 7th का आपका आंसर आएगा बेटा 0.89। इसका आंसर क्या है 0.89। ठीक है, 0.89 है, तो यहाँ पे क्या आएगा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन या हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, आपके सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है, आल्सो द सम ऑफ द प्रोडक्ट। कैलकुलेट क्या करना है हमें फिर, अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स, एन निकालना है आपको, वैल्यूज दे रखी है, नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है। नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है, क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको एन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सिस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सिस 6, कोरिलेशन दे दिया 0.75, ऑल्सो दैट गिवन द यानी समीशन ऑफ एक्स वाई दे दिया आपको 180, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वाई फ्रॉम द एक्चुअल मतलब समीशन ऑफ वाई स्क्वायर दे दिया आपको 160। ठीक है, ओके जी। अब देखो, अब इसमें क्या करें सर, इसमें तो वैल्यूज अलग अलग दे रखे, कैसे करेंगे कैलकुलेट। सबसे पहले आपको क्या ज़्यादा वैल्यूज गिवन है, किस फॉर्मूले की ज़्यादा वैल्यूज गिवन है, जो 2 फॉर्मूले कराए उनमें से। देखो एन तो हमें निकालना है, एन हमारा फॉर्मूले से निकलता है जो हमने पहले किया, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हमें दूसरे फॉर्मूले से काम करना है। तो मेरे पास आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर होता है। अब इसमें मेरे पास आर की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 0.75, समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास दे रखे हैं इन्होंने 180, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में समीशन ऑफ वाई स्क्वायर है 160, है ना, यही है ना। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मेरे को क्या करना भैया, यहां से पहले बात तो वो वाला फॉर्मूला यूज हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहां से मैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूं। ओके, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करनी है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मेरे पास है नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 0.75 को ऐसे लिखता हूँ 75/100, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट मैं अलग से लिखता हूँ और समीशन ऑफ 160 अलग से लिखता हूँ, मतलब अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट 160 आपका कितना होता है, अंडर रूट 160, चलो एक काम करते हैं, इस अंडर रूट 160 तो कुछ होता नहीं है, इन्होंने क्या कर दिया, हमने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इन दोनों का स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ताकि हमें इजी हो जाए, क्योंकि हमें समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए ना, हमें अंडर समीशन एक्स थोड़ी चाहिए। स्क्वायर करा तो यहाँ पे देखो, इसको स्क्वायर करा तो ये आ गया, 180 का स्क्वायर करा ये आ गया, क्रिस क्रॉस करा हमने, सब कुछ करा, तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया इन टोटल 360। अब मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा। जब मेरा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफ एक्स जो होता है वो अंडर रूट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 गिवन थी क्वेश्चन में, ये मैंने निकाल ली थी, 360 निकाल ली है। अभी यहाँ पे मैंने पुट करा और मैंने क्या करा, इनका भी स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे।
36 आया, यहाँ से अंडर रूट हट गया, 360 अपॉन में n आ गया, और यू कैन से n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 36, और मेरा आंसर आ गया 10। ठीक है, अब एक्चुअल मीन हो गया। अब आया आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला होता है ये, r इज इक्वल टू n इंटू में, देखो r इज इक्वल टू में क्या करना है, सबसे पहले n लिखा आपने, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई। पहले इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है, फिर मैंने क्या करा, अलग से अलग अलग मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय, और अंडर रूट लगा दिया मैंने बड़े वाला। अब यहाँ पर क्या करना है, n था पहले ही, n लिख दिया मैंने। सबसे पहले x ले लो, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। याद रखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या करा है, बड़ा सा अंडर रूट लिया, n मैंने एज इट इज डाला, सबसे पहले मैंने x ले लिया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो मेरे को x वैल्यूज रखी हुई है x सीरीज की, उनका टोटल करके उसका स्क्वायर करना है, ना कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है। ऐसे ही अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे n समीशन ऑफ y स्क्वायर लिया, माइनस में समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम करते हैं। देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ना आपका 5 नंबर में आ सकता है, लिखवा के ले लो, आ सकता है, मैंने बोला है तुम्हें। ठीक है, और आएगा भी कार्ल पियर्सन से। ठीक है, स्पियर्समैन इतना नहीं है जितना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा तीनों मेथड कवर करेगा, डायरेक्ट और एक्चुअल मीन और तीसरा जो भी हम करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको एक्स सीरीज दे दी, वाई सीरीज दे दी। एक्स सीरीज में आपने करा और उसका टोटल करा 147 आया। एक्स स्क्वायर करा आपने, एक्स स्क्वायर में क्या आया, यहाँ पर आपने इनका स्क्वायर करते गए, 12 का 144, 15 का 225, 18 का 324, 21 का 441, 24 का ये आया। ऐसे ऐसे आपके आते गए, इन सब का टोटल करा 3339 आ गया। ऐसे ही वाई सीरीज का करा, फिर एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। ठीक है, फिर आपके पास क्या गया, समीशन ऑफ एक्स आ गया। देखो आपके पास समीशन ऑफ एक्स आ गया, समीशन ऑफ वाई आ गया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया, समीशन ऑफ एक्स वाई आ गया। सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर 1 आया। यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन आ गया। करके देख लेना लाइव स्ट्रीम के बाद। अभी मैं आपको कराना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे रुकने तो वाला नहीं हूँ, है ना सर। आप कहीं रुकते तो हो नहीं, सीधा चलते जाते हो, है ना जी हाँ। आगे आता है शॉर्टकट मेथड। सर जी कितने मेथड कराओगे, जितने होंगे उतने कराऊंगा ना। शॉर्टकट में हम क्या करते थे, मीन मोड मीडियन में डेविएशंस निकालते थे। फॉर्मूला इज सेम एज द डायरेक्ट मेथड, बस आपको यहाँ पे डी लगा देना है। मतलब हमने वहाँ पर एन लगा रहे थे वहाँ पे, एन अब यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे सीधा समीशन, क्योंकि हम शॉर्टकट कर रहे हैं ना। तो समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट लगाया, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इंटू में फिर से भाई वाई कर दो, समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। क्लियर है फॉर्मूला? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। अरे भैया ये क्या दे दिया रे, इतना बड़ा हमें भी नहीं आता है। चलो ध्यान से सुनना, क्या करना है। डेविएशन में हम एज्यूम करते हैं ए को, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। एक्स सीरीज में से मैंने 18 को एज्यूम कर लिया, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, डेविएशंस आ गई। एन आपका 7 है, समीशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज 21। डी एक्स स्क्वायर करा आपने, इसका स्क्वायर कर दिया, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई भैया। चलिए ये भी बढ़िया बात है। वाई था, वाई का करा, मतलब आपके समीशन ऑफ डी वाई आ गया, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर आ गया। जो आपका डी एक्स आया नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला जो आपका डी वाई आया, उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। डी वाई स्क्वायर नहीं, खाली डी एक्स का डी वाई का मल्टीप्लाई करना है रे बाबा, समझ में आ रहे ना बाबा। तो डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई करो, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा और वो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट
करता है रे बाबा, समझ में आ रहा है ना बाबा रे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फॉर योर प्रैक्टिस। सब कुछ गिवन है आपको, सारी वैल्यूज गिवन है, तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा रे। अगर आपको 2 नंबर में ही आएगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है रे बाबा। लेकिन अगर आपका वो 5 नंबर में आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है रे। और ऐसे सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रे बाबा। चलिए 11th क्वेश्चन का आपको आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा भैया। 11th क्वेश्चन कहाँ है, 10th आ गया आपका और 11th ये रहा भैया। 11th का आंसर है भैया 0.704। ठीक है, मैच कर लेना आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बस डैश लगा देना। फॉर्मूला इज सेम एज योर शॉर्टकट मेथड। सीधा क्वेश्चन में टपक रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको dx नहीं चाहिए, अब dx डैश चाहिए है ना, क्योंकि हमें डैश लगाना है। तो dx डैश निकाला हमने, कॉमन डिवाइजर आया था यहाँ पर। इस सीरीज में देखना कॉमन डिवाइजर आया था 3। कैलकुलेट करा आपने, समीशन ऑफ dx आ गया हमारा, dx डैश आ गया 7। इसी का ही स्क्वायर कर दिया, dx डैश स्क्वायर आ गया। ऐसे ही y सीरीज का निकाल लेना, फिर dx डैश को, अब dx डैश को dx dy डैश से मल्टीप्लाई करना और फिर आपका क्या आ जाएगा, dx dy आ जाएगा। समीशन ऑफ dx dy निकालोगे, फॉर्मूला में पुट करना, आंसर बनाया आपका, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, ये क्या लिख रखा है हमने, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में एन। ये अनदर मेथड है, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ये वैसे दे रखा है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ना आपको चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं। क्या कहा मैंने, 2 चीज़ें। एक होता है चेंज ऑफ स्केल, एक होता है आपका चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब कहता है कि चेंज ऑफ स्केल में क्या कहता है, चेंज ऑफ स्केल में ये कहता है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा कोई भी कोरिलेशन में मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो हाई वैल्यू में दे रखा है 700, 400, 800, 900, 800। अब इसको स्मॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ना 100 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, जिससे मेरा कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सुन रहे हो मेरी बात, कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो वो आएगा चेंज ऑफ स्केल में, लेकिन अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट या एडिशन करना है तो आएगा चेंज ऑफ ओरिजिन में। ये बात याद रखनी है, यही इस रूल की मेन कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लेकिन एक ही चीज़ लगानी है, तो चेंज ऑफ स्केल लगाना है या तो चेंज ऑफ ओरिजिन लगाना। यूँ नहीं कि एक जगह स्केल लगा दिया एक जगह ओरिजिन लगा दिया, भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो क्वेश्चन कुछ और ही बन जाएगा। फिर वो एक ही चीज़ लगाना दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तब होएगा आपका। अब यहाँ पर मैं चेंज ऑफ स्केल लगा रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिवीजन कर रहा हूँ। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, इन दोनों में से कुछ एक चूज करो। मैंने चेंज ऑफ स्केल चूज करा। चेंज ऑफ स्केल में 2 चीज़ें आई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं अब एक्स पे मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वाई पे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैंने अगर एक्स को मल्टीप्लाई करा है मैं वाई को डिवाइड कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई ही करके चलना है या दोनों को डिवाइड ही करके चलना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अब इस क्वेश्चन में मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स को मल्टीप्लाई करा है विद 10 और y को मैंने डिवाइड करा है विद 100, ताकि मेरी वैल्यूज कम हो जाए, इजीली आ जाए, सिंपल हो जाए। तो मैंने जब x को मल्टीप्लाई करा 10 से, तो मेरा पॉइंट्स में थी ना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे ये पॉइंट्स हट गए सारे। ऐसे मैंने इनको डिवाइड कर दिया, 10 से कर लो या 100 से कर लो, मैंने 100 से करा। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर क्या की 1 4 3 6, वैसे 10 से करने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम सिंपल कर भी रहे हो तो 100 से करो, तो ये वैल्यूज आ गई मेरी। तो इससे मेरा इजीली होगा, मेरा कोई भी फॉर्मूला लगा लूँ, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट कुछ भी लगा लूँ, तो उससे मेरा ये सॉल्व हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा 0.976। 976 है, यानी कि हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है।
वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब 14 और 15 क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है, इसके मैं आंसर्स बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 14 का आपका आंसर है 0.76। 14 का आपका है 0.76 आंसर, और 15 का आपका आंसर है 0.976, और दोनों की दोनों क्या है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 आप ना पूरा ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए, ओके, अब बात करते हैं हम स्पीयर्समैन कोरिलेशन की, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। आई थिंक सो लास्ट टॉपिक ही है ना, हाँ जी, स्पीयर्समैन, यस, स्पीयर्समैन आपका लास्ट टॉपिक रहता है। आपने पूरा चैप्टर एक ही लाइव स्ट्रीम में कवर करा दिया, वो बहुत अच्छी बात है सर, है ना। चलिए, हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमने मोड करा दिया था वैसे ही मैं आपको स्पीयर, ये क्या कहते हैं, कोरिलेशन भी करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपको ये 2 पार्ट्स में कराऊंगा, 2 बार लाइव स्ट्रीम जाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस ही बहुत जल्दी कवर हो रहा है, तो हमारे लिए वो बेटर ऑप्शन आता है निकल के, ठीक है। अब स्पीयर्समैन क्या कहता है, स्पीयर्समैन कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे हमने रैंक देनी है। अब जैसे मैंने मोड में तुम्हें गेम खिलवाई थी ग्रुपिंग मेथड में, वैसे यहाँ पे भी हमें गेम खेलनी है। गेम का मतलब क्या है यहाँ पर, गेम का मतलब ये कि हमें यहाँ पे रैंक्स देनी है, इसको ये रैंक, इसको ये रैंक, उसको ये रैंक, ऐसे करनी है। अब सर हम रैंक देंगे या कोई और देगा, हमें रैंक गिवन होएगी, हमें बस फॉर्मूले में पुट कर देना। सर अगर रैंक गिवन नहीं होगी तो क्या होगा, तो बताता हूँ ना क्या होएगा। और सर अगर रैंक गिवन है, क्या वो इक्वल अनइक्वल भी हो सकती है या रिपीट भी हो सकती है, सबर कर, ठंड रख बेटा, ठंड रख, ठीक है ना, पंजाबी लोगों का फेमस डायलॉग, ठंड रख पुत्र, ठंड रख। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है जब आपको रैंक्स गिवन है। देखो, जब हमारा स्पीयर्समैन कोरिलेशन है, स्पीयर्समैन में पी आ रहा है, तो हमने इसको पी से डिनोट करते हैं। जैसे हम कार्ल पियर्सन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ईजी है ये। सबसे पहले यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन में n, ब्रैकेट में n, देखो p इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी आई का स्क्वायर अपॉन में n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद बात करते हैं, जहाँ पे p तो हो गया आपका स्पीयर्समैन कोरिलेशन, di क्या होता है, i क्या कहते थे हम, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, यहाँ पे आ गया 2 रैंक्स के बीच में डिफरेंस, di। n आता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे देखो, कह रहा है कि एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ जहाँ पे 2 जजेस ने रैंक करा 7 कंटेस्टेंट को, 7 क्या आ गया आपका, n आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये रैंकिंग की गई, तो मैंने सॉल्यूशन में क्या करा, मैंने रैंक बाय जज 1 को R1 से डिनोट करा, और रैंक बाय जज 2 को मैंने R2 से डिनोट करा। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली आपको रैंक जैसे गिवन है वैसे आपने रैंक जो है वो लिख दी 1 की और 2 की। अब जब आपने ये रैंक लिख दी तो आपको इसका डिफरेंस देखना है, 5 में से 6 गए -1, 4 में से 5 गया -1, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, आपका डी आ जाएगा। अब इसी डी का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, डी आई बोलो, डी स्क्वायर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपने इस डी स्क्वायर का समीशन कर देना, तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 40 आया। अब नॉर्मली आर के लिख लो, मतलब स्पीयर्समैन कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन है ना, तो इसलिए आर के से डिनोट कर सकते हैं या पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने पुट करा। अब देखो यह n क्यूब माइनस n लिखा है, सर ये क्या मतलब है, सिंपल चीज़ करी है इन्होंने, ये जो n इंटू में ये था इसको मल्टीप्लाई सॉर्ट कर दिया, 1 माइनस समीशन ऑफ डी स्क्वायर कर दिया i की जगह, और n क्यूब हो गया, n इंटू एन स्क्वायर करेंगे, और n इंटू माइनस n इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, माइनस का साइन तो बीच में था ही, तो ये कर दिया इन्होंने। नॉर्मली इन्होंने वैल्यूज पुट करी, 1 तो एज इट इज था, माइनस में 6 टाइम्स 40 था तो वो आ गया आपका 240, और n क्यूब, n क्या था 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49, और 49 को देन अगेन तुम्हें मल्टीप्लाई करना है विद दी 7, तो वो कितना आ जाएगा, वो 343 आ गया, 336 क्यों लिख रखा है, अच्छा 343 आ गया।
343 में माइनस करा आपने 7, क्योंकि एन भी तो था ना आगे, तो जब 343 में से माइनस करोगे 7 को, वो कितना जाएगा 336। तो जब आपने इसको एलसीएम लिया, या यू कैन से नॉर्मली क्या कर सकते हो आप, 240 को, क्योंकि कैलकुलेटर देखो आपके टाइम पे अलाउड नहीं होता, लेकिन कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो हम क्या करते हैं 240 को हम डायरेक्टली हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ होता है, तो हमारा 240 डिवाइडेड बाय 336 करते हैं, तो वो आता है 1 में से माइनस करेंगे हम 0.714 आता है, ठीक है। तो जब हम 1 में से 0.714 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका आता है 0.286, तो यानी 0.285 कह लो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एलसीएम लेके कर रखा है या जो भी कर रखा है, तो उसमें में आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर है, जब आपको रैंक्स गिवन है आप खुद सोल्व कर सकते हो वैसे, ठीक है ना, वही सेम चीज़ है, तबड़ा वबड़ा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और ये आपके लिए है 3 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए, कि आप इसको सोल्व करें, रैंक दे रखी है। अब सर इसमें हमें कैसे निकालना है, आपने तो ये दे दिया क्वेश्चन हमें करने के लिए, लेकिन हम कैसे निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को? बेटा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अब आप देखो यहाँ पे 3 जजेस हैं, तो सबसे पहले आप 1 2 को लो, फिर 2 और 3 को लो, फिर 1 और 3 को लो। क्या कहा? पहले 1 2 को लो, फिर 2 3 को लो, फिर 1 और 3 को लेको। सबकी रैंक्स को आपको निकालना। उसने बोला है क्वेश्चन में 10 कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, रैंक कोरिलेशन निकालो और डिस्कस करो कि विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच ऑफ कॉम्बो टेस्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन। मतलब जब आप जज 1 और जज 2 की रैंक निकालोगे, ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी बता दूं साथ साथ, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आपने जज 1 और जज 2 की जब आप निकालोगे रैंक को, तो वो आएगी आपकी 0.1 और 2। इसकी रैंक का इसका जो आपका आंसर आया, कोरिलेशन आया 0.552 आया, ठीक है, 0.552 आया। 2 और 3 की जब आपने निकाली, और 1 और 3 की निकाली ना हमने, ठीक है ना, तो ओके, तो जब आपने 2 और 3 की निकाली तो वही 0.733, कितनी है 0.733। और जब आपने फर्स्ट और थर्ड की निकाली तो वही 0.545, 0.045, देखो ये आएगी आपकी, एक्चुअल में मैं पूरे एग्जैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, जो आंसर में है 0.0545। फिर आपकी इधर भी वो होगी 0.0, चलो कोई नहीं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे के लिए मिस्टेक है, 0 यहाँ पे एक और नहीं आएगा, 0.545 है। आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, 0.0 आ रहा है या 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो जब आपने ये कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे जब ये, ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि जो सेकंड जज है और थर्ड जज है उनकी नियरेस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन जो है वो इन्हीं का ही आया। आपने कैलकुलेट करा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट इसका आया, इसका कोरिलेशन आया, तो मतलब कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाले जज की क्या है, नियरेस्ट कोरिलेशन है, ठीक है। और फिर सुनिए क्या है, चलिए अब बात आती है जब रैंक्स आपको गिवन नहीं है। अभी तक क्या था, आपको रैंक्स गिवन थी, अब आपको जब रैंक्स गिवन नहीं है तो क्या करना है। अब देखो जज के मार्क्स गिवन है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला वही रहेगा, इस फॉर्मूले में कुछ नहीं रहेगा चेंजेस। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको खुद से रैंक देने, मैंने बोला ना गेम खेलेंगे रैंकिंग का। रैंक गिवन है तो डायरेक्ट कर दिया, नहीं है तो निकालो। रैंक निकालेंगे कैसे, देखो कैसे निकालनी है। अब हमें रैंक देनी है, जज का बाहर में गए, जज कहाँ गए, बाहर में गए, अब हमें रैंक देनी है। हम रैंक कैसे देंगे, सबसे पहले टॉप देखो, मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा किसको दिए, 60 को दिए, तो इसकी रैंक क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेकंड इसके इससे कम वाला कौन सा है, 53 है, तो उसको मैंने रैंक 2 दी, ऐसी 3 ऐसे करके रैंक दे दी मैंने 10 बच्चों को, 10 बच्चे थे, ठीक है, ऐसी ही जज 2 की करनी है आपने। फिर डिफरेंस निकालो, फॉर्मूला में पुट करो, हो जाएगा। बट सर कैसे करना है हमें ये, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक चीज फॉलो करनी है आपने, आपको हाईएस्ट से लोएस्ट जाना है, ना कि लोएस्ट से हाईएस्ट जाना है, ठीक है। कहीं सोचो लोएस्ट से हाईएस्ट कर देते तो भी हो जाएगा, नहीं, लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाना है, ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंग रैंक देना। चलो हो गया ये। अब यहाँ पर सेम चीज यहाँ पे है आपका, ये क्या हो गया रे, यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा दोबारा आ गया, सॉल्यूशन सेम आ गया, ये 20 का एज इट इज़ हमने ये वाला रख दिया और 19 वाला,
ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। तो इसको मैं ठीक करा दूंगा अगले मॉड्यूल में, लेकिन मैं आपको 20 का फिर भी आंसर बता देता हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लेना इसका। तो भैया जी 20 का आंसर आपका आ रहा है 0.903, 0.903, ठीक है। चलिए अब कहते हैं, अब भैया देखो जब आपको रैंक गिवन थी आपने डायरेक्ट पुट करा, जब रैंक नहीं थी आपने दे दिया। अब बात आती है जब रैंक्स जो हैं, जब रैंक्स इक्वल हो या रिपीटेड हो, जब रैंक्स इक्वल हो या रिपीटेड हो, मतलब व्हेन 2 और मोर देन 2 आइटम्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम वैल्यूज, तो उनको कॉमन रैंक दी जाएगी। दिस कॉमन रैंक इज द एवरेज ऑफ द रैंक्स व्हिच these items would have got they differed slightly from each other. फॉर एग्जाम्पल 2 इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने 3rd प्लेस पे रैंक करा, तो उनको हमने 3.5 रैंक दी। क्यों, कैसे करा हमने, वही जैसे हमने मीडियन में कर रहे थे ना, कि हमारे पास एन, अगर हमारे पास ओड आ जाता था, जैसे 5 आ गया, जैसे अब यहाँ पे 3rd आया तो 3 प्लस में 4 कर देते थे अपॉन में 2, तो 3.5 आ गई। और यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स जिनको 3rd मिली है, तो उनको क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 अपॉन में 3 कर देंगे, तो 4th रैंक आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। Need for correction in formula. The Spearman formula is based upon the assumption of different ranks to different individuals. So in case of equal or tied ranks, the correlation in the formula becomes necessary. The correction in the formula becomes necessary. In the formula, we add the correction factor 1/12 m³ minus m²(ed²), where m equal to the number of items and item is 12 assigned equal rank. देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो एक बार। यहाँ पर हमारे पास x था, ठीक है, और y था। ये क्या हो गया भैया, ये तो क्वेश्चन ही अलग है आपका। यहाँ वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं आई हुई मेरे ख्याल, यहाँ पे 21, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 1924, ओके, क्वेश्चन मिस्टेक है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज़ गलत दे रखी है, और आंसर आपका आंसर सही है, क्वेश्चन आपको गलत दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आएगा 19, 24, 12, 23, 19, 16, और ये नहीं आएंगे। और यहाँ पे आएगा आपका 9, 22, 20, 14, 22, यहाँ आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे x और y आपको दिए बंदा। अब क्या करा आपने, सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखी x में, सॉरी सबसे लोएस्ट देखी, वो क्या थी 12। लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाओ या हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाओ, ठीक है। 12 थी, 12 का आपने 1 रैंक दिया। फिर 12 के बाद क्या था, 12 के बाद क्या था 16, तो आपने उसको 2 रैंक दी। 16 के बाद यहाँ पे 19, एक यहाँ आया, एक बार 19 यहाँ आया, 2 बार आया, तो मैंने एक 3.5, 3.5, मतलब यहाँ पे 2 बार आया ना 19, तो 3rd रैंक दे रहे हैं, तो 3 + 4 करा मैंने, डिवाइडेड बाय 2 करा, तो ये आ गया मेरे पास 3.5। अब 3.5 दे दी, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 यूज़ कर लिया, तो मैं 4 का यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं सीधा 5 पे जाऊँगा। मतलब 19 के बाद मेरा क्या है 23 आया, तो मैं उसको 5th रैंक दूंगा, ना कि 4th रैंक, ठीक है। ये चीज़ आपको R2 में भी फॉलो करनी है। अगर वो 3 है, 3, 4, 5 का आपने यूज़ कर लिया, तो आप 5 जो आगे वाले 2 हैं उनमें 4, 5 यूज़ नहीं करोगे, आप उसमें 6 यूज़ करोगे, 6, 7 यूज़ करोगे, ठीक है। अब जब आपने कैलकुलेट किया तो d² आया आपका, समीशन ऑफ d² आया 29.50, लेकिन अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करा है। फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 - 6, समीशन ऑफ d² था, उसमें आपको ऐड करते जाना है। जितने भी टाइम्स आपका अकर हुआ है वो नंबर, जैसे यहाँ पे आपका 19 2 बार अकर हुआ है, तो हमने 2 बार क्या करना है, 1/12 ब्रैकेट में m3 - m को ऐड कर देना है। m जो है वो आपका नंबर ऑफ आइटम है जो अकर हुआ है। क्या कहा, m क्या है आपका, जो नंबर ऑफ टाइम्स वो अकर हुआ है। m यहाँ पे आपको देखिए क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम इज 12 असाइंड इक्वल रैंक। तो यहाँ पर देखिए आपको 19 को दी गई रैंक और 19 को दी गई रैंक। R2 में आपको 22 को दी और 22 को दी, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो कितने टाइम्स आपकी हुई, 2 टाइम्स आपकी अक्कर हुई ना,
तो आपने करना क्या, ये बेटा 2 का स्क्वायर है, 23 मत समझ लेना इसको, 2 का क्यूब है सॉरी। तो यहाँ पर 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है आपका 29.50 आपने पुट करा, 1/12 था, अरे ये 1/12 आएगा, 1/20 लिख रहा गया, 1/12 2 का क्यूब करा क्योंकि 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स अगर करो तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/2 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है 2 बार था तो 2 बार करा। तो ऐसे अगर आपने वैल्यूज पुट करी आंसर आ गया 0.128। 22 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, और 22 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 22 का आपका आंसर आएगा माइनस का आएगा भैया, देख लेना अब यार, माइनस का 0.9285, ठीक है। 23 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इनकरेक्ट वाला है, इनकरेक्ट क्वेश्चन वाला, मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिकली इनकरेक्ट वैल्यूज है, इनकरेक्ट वैल्यूज का टॉपिक है यहाँ पे। Coefficient of rank correlation of the marks obtained by the 10 students in accounts and maths was to be found 0.8. Later it was discovered that the difference between the ranks of these two subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 7 instead of 9. 9 लेना था लेकिन 7 ले लिया। अब correlation of correlation निकाल coefficient of correlation निकालना। हमें क्या दे रखा है, हमें n दे दिया 10, ठीक है 10 बच्चे थे, coefficient of correlation था 0.8 रैंक कोरिलेशन। अब हमें रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है, हमने वो पुट करा, n था r के था, समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकाला। जब हमने समीशन ऑफ डी स्क्वायर निकाला इससे पुराने वाले से, तो वो निकल के आया 33, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि समीशन ऑफ डी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जब हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ पर एक डिफरेंस रॉन्ग ले लिया गया था, 7 की जगह हमने 9 ले लिया था, ठीक है सॉरी 7 ले लिया था 9 की जगह। तो करेक्ट वैल्यू कैसे हो जाएगी, जब हम इसमें से जो हमारे पास ये आया 33, इसमें से जो हमने गलत लिया था 7 लिया था, 7 अब स्क्वायर था ना डेविएशंस का, तो 7 हमने डेविएशन ले लिया था, ठीक है ना, तो उसके स्क्वायर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हमें 9 लेना था तो 9 के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 33 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, तो 39 माइनस 49 प्लस 81 65 आ गया। अब उसको डायरेक्ट वापस से फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.606, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक पर्सन है, जब कैलकुलेट कर रहा था तो उसने ऑब्टेन करे ये रिजल्ट्स, जबकि कैलकुलेशन के टाइम पर उसने डिस्कवर किया कि 2 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, 10 और 12, 7 वो रॉन्गली ले लिए गए हैं इंस्टेड ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशंस। डिटरमाइन करो करेक्ट वैल्यू। तो भैया कैलकुलेट करेंगे अगर हम वैल्यूज़ को, तो देखा जाए तो समीशन ऑफ x जो था हमारा वो 120 था, और हमने लिया क्या था 8 और 12 लिया था। 8 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 8 और 10 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 118 आ गया करेक्टेड समीशन ऑफ x। ऐसे ही इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कितना था 600 था, तो मतलब 8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, 12 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, और फिर 8 के स्क्वायर को ऐड और 10 के स्क्वायर को ऐड, ठीक है। फिर समीशन ऑफ एक्स वाई देखें 90 है, और हमने फिर क्या करना है 10 को माइनस, 7 को माइनस और 12 और 8 को ऐड। ऐसे ही फिर अगले में वाई स्क्वायर में क्या करना है 10 के स्क्वायर को माइनस, 7 के स्क्वायर को माइनस, 12 के स्क्वायर को ऐड, 8 के स्क्वायर को ऐड। ये वैल्यूज़ हमारे पास सारी आ गई 4। अब समीशन ऑफ एक्स वाई भी दे रखा है हमें, तो उसको भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, और इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड, तो वो आ जाएगा हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई। फॉर्मूले में पुट कर देना भैया, आंसर आ जाएगा 0.05। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो हमें, मेरे आइडिया से हमने जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी तब से हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और 1 घंटे में हमने ये चैप्टर कर लिया कवर। अगर आपको ये वीडियो, ये वीडियो कह रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और ताकि आप नई नोटिफिकेशन पा पाए। और सेकेंडली आपका ये ख़त्म हो गया है चैप्टर, तो अब हम अगले चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे, इंडेक्स नंबर। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं इंडेक्स वाले जो चैप्टर है उसमें कवर कर लूँगा, या अलग से एक लाइव सेशन ले लूँगा जिसमें आपको मैं क्या करा दूँगा, इसकी डाउट्स क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।